नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं, नदियाँ और झीलें हम कर रहे हैं। इस क्लास में हम नदियाँ और झीलें पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की। इसमें हम नदियाँ कंप्लीट करेंगे। महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। ठीक है, आरएस के सिलेबस में आपकी ये चीज़ें हैं। तो नदियाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूरोप महाद्वीप की नदियाँ हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसमें ये काफ़ी बड़ा महाद्वीप है। बड़ा तो नहीं है, मतलब भीड़ भड़ाका यहाँ ज़्यादा है, बहुत सारे देश आपको मिलेंगे और कन्फ्यूजिंग इसमें सबसे ज़्यादा है। ढंग से मानचित्र भी नहीं बन पाता। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें तब जाकर मानचित्र सेट हो पाता है। और इसमें हमारे जो नोटपैड है, ये फ़ोन है, इस पर ढंग से पूरा मानचित्र भी नहीं हो पाता। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए कुछ स्लाइड, जैसे इसका मानचित्र ऐसे बनता है, इसका मानचित्र जो बनता है वो यूँ बनता है, ऐसे जाके बनता है। वो कहीं ना कहीं फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, मतलब इतना स्पेस फ़ोन में अवेलेबल नहीं रह पाता कि पूरा बना दें हम। तो मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ स्लाइड्स, ऑलरेडी मेरे नोट्स है वहाँ से फ़ोटोज़ लगा कर हम वहाँ से पढ़े। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। अब एक एक चीज़ लिखूँगा तो उससे टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इससे अच्छा कि हम जो चीज़ें बना रखी है उनका सीधा फ़ोटो रखें और उसी में हम चीज़ों को समझ लें। जो चीज़ें लिख करके बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, कई बार वीडियो लंबा हो जाता है और बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि जो फ़ोटोज़ है उनको, क्लिप को हमने यहाँ पर लगाया है, फ़ोटोज़ की क्लिप लगाए हैं, उनसे हम समझेंगे। साथ साथ में उनका ट्रिक भी हमने इसमें प्रोवाइड किया है, तो ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। और यहाँ हमने देखो, ये जो नदियाँ हैं ना यहाँ वाली, इनको अब हमें जैसे हम पढ़ते आए वैसे थोड़ा नहीं पढ़ना। या थोड़ा सा हम ट्रेंड चेंज करेंगे। अब एक एक नदी को लिख करके नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे मान लो हमने फ्रांस लिख दिया, तो फ्रांस की नदियों को एक साथ देख लेंगे फटाफट। ठीक है, हमें फिर जर्मनी की नदियाँ देखनी है, रूस की नदी देख लेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं, पोलैंड की नदी देख लेंगे, पोलैंड की कौन सी नदी है, स्पेन की कौन सी नदियाँ हैं, जो यूके है वहाँ की कौन कौन सी नदियाँ हैं। इनको हम ऐसे पढ़ेंगे। और दूसरा एक तरीका अपनाएंगे कि कौन से सागर में गिरती है, क्योंकि यहाँ पर सागर ज़्यादा है, यहाँ पर छोटे छोटे सागर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो यूरोप की नदियाँ हैं, तो यूरोप की नदियों को आपको उनके उद्गम स्थान पर फोकस ज़्यादा नहीं करना। याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इस महाद्वीप में उनके उद्गम पर नहीं करना है। उसके बजाय किस पर फोकस करना है, उसका निकास स्थल क्या है। समझ गए बात को? यूरोप महाद्वीप की नदियों पे आपको फोकस किस पे करनी है, वो कहाँ गिरती है, बजाय उद्गम के। गिरती कहाँ है, मतलब कि निकास स्थान कौन सा है, इस पर फोकस करना है आपको। उद्गम पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बहुत बड़ी नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद करना है। लेकिन हमें इस महाद्वीप में नदियों के बारे में, किस सागर में वो नदी जाकर के गिरती है, किस सागर में नदी का निकास होता है, उसको ज़्यादा याद करना है बजाय बाकी चीज़ों के। ठीक है, तो फोकस किस पे रहेगा, कहाँ गिरेगी, और फिर वो कौन से देश से संबंधित है, थोड़ा ये वाली बात करेंगे। ठीक है, इतना ही करना है, और ज़्यादा इसमें नहीं करना। बहुत सारी नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियों की संख्या काफ़ी है, इसलिए यहाँ फोकस किस पर होगा, किस सागर में गिरती है। क्योंकि किस स्थान से हमें, भाई जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, फिर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। और जो चीज़ फिर इंपॉर्टेंस लगती है किसी और चीज़ की, तो वहाँ से वो सवाल बनाता है। बाकी महाद्वीप हम पढ़ रहे थे, अफ्रीका पढ़ रहे थे, दक्षिणी अमेरिका हमने पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, वहाँ महाद्वीप क्या है, सीधा सीधा बना और सागर उसमें कम है। पश्चिमी तट हो गया, पूर्वी तट हो गया, उत्तरी दिशा हो गई, बस 2-3 से काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सागर है। कैस्पियन सागर में गिरेगी नदियाँ, काला सागर में गिरेगी, एड्रियाटिक सागर में गिरेगी, उत्तरी सागर में गिरेगी, बिस्के की खाड़ी में गिरेगी, इंग्लिश चैनल में गिरेगी, ठीक है, भूमध्य सागर में गिरेगी। इस प्रकार से बहुत सारी जलराशियाँ हैं जिनमें नदियाँ गिरेगी। इसलिए हमें इस वाले महाद्वीप में नदियों के गिरने की जगहों को काफ़ी महत्व देना है, उसे ज़्यादा, और उसी के बेसिस पर हमें नदियों को याद करते रहना है। तो दो तरीके हमारे सामने होंगे, एक तो हम नदियाँ किस सागर में गिरती है उसके आधार पर उनको याद रखेंगे, दूसरा किस देश की कौन कौन सी एक नदियाँ, उनका एक समूह याद रखेंगे। ट्रिक मैंने बनाई है, उन ट्रिकों की सहायता से भी हम याद रख पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूरोप महाद्वीप के नक्शे की ओर जाते हैं कि भाई यूरोप महाद्वीप का नक्शा कैसा है। ठीक है, यह आपको यूरोप का नक्शा दिख रहा है, इसमें एक बार हम नज़र लगाते हैं कि भाई कौन सा जगह कैसे हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये जो आपको दिख रहा है हरे रंग में, ये पूरा
ये सब क्या है? यूरोप महाद्वीप। ये सारा क्या है? यूरोप महाद्वीप। कैसा है? ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, इस यूरोप महाद्वीप में ये तो बात समझ में आई कि भाई ये पूरा क्या है? यूरोप महाद्वीप है। अब इसमें हमें जो सागर है, पहले हमें देखो, हमारे सागर सिलेबस में नहीं है, महासागर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नदी और झीलें आपके इसमें है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? कौन सी नदी किस सागर में गिरती है? तो नदियों के सामने उनके जिस सागर में वो गिरती है, जिस खाड़ी में वो गिरती है, उससे उनका मिलान करने वाला सवाल दे दिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमें जिस नदी से जो खाड़ी संबंधित है, जिस नदी से जो सागर संबंधित है, जहाँ वो गिरती है, उन्हें भी याद करना है। तो सबसे पहले हमें भूमध्य सागर में, यानी कि ये जो अपना यूरोप का महाद्वीप है, यहाँ पर भूमध्य सागर भी करना है, काला सागर भी याद करना है, कैस्पियन सागर भी याद करना है, एडियाट्रिक सी भी हमें याद करना है, उत्तरी सागर भी याद करना है, बाल्टिक सागर भी याद रखना है। उनकी एक स्थिति हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे, और उनको बिना देखे हमसे हमें ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको जूम करते हैं, उसमें देखते हैं आराम से। ये हमारा एक बार तो वापस छोटा करते हैं, इसको यूँ देखते हैं। चलो, ये यूरोपा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इस वाले हिस्से को कहा जाता है भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप जब हमने पढ़ा, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की दिशा में जो सागर था उसे कहा गया भूमध्य सागर। और यूरोप के जो दक्षिण में है, ये वाला यूरोप है, इसके दक्षिण दिशा में सागर जो है उसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। तो अपने नोट्स में एक हल्का सा मानचित्र बना लो, और उस मानचित्र में एग्जैक्ट आपसे चाहे बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि इस तरह का एक मानचित्र बनाओ। यूं करके एक यहाँ से जगह बनाओ, फिर यूं करो, इधर इटली बनाओ, फिर यहाँ से वापस लाओ, और ऐसा करके एक मानचित्र यूं पर बना लो। ठीक है, ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम कहेंगे भूमध्य सागर। बात क्लियर हुई? फिर यहाँ वापस एक पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को हम कहेंगे आयोनियन सी। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे आयोनियन सी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं आगे ऊपर की ओर। हमने भूमध्य सागर तो देख लिया कि भाई ये वाला जो पार्ट था, ये वाला भूमध्य सागर का हिस्सा है। ठीक है, इसी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है टेरेनियन सी। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट इटली का है। इटली के पास में ये एक यहाँ सागर होगा, उसका नाम होगा एडियाट्रिक सी। उसका नाम क्या होगा? एडियाट्रिक सी होगा, याद रखिएगा। नीचे आयोनियन सागर बना हुआ है, एक हल्का सा मानचित्र बना लीजिएगा, या फिर मानचित्र आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा। ठीक है, फिर इधर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर जब आगे चलते हैं तो यहाँ हमको यहाँ मिलेगा काला सागर। यहाँ कौन सा सागर मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा काला सागर। ब्लैक सी जिसे आप कहते हैं, वो काला सागर हमें यहाँ दिख रहा है, ये वाला काला सागर। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। यहाँ भी नदियाँ इसमें आकर के गिरती हैं। तो ऐसे सागर हमको याद रखना है। क्लियर हुआ बात? काला सागर याद हुआ, भूमध्य सागर हमने देखा। चलिए इसको यहाँ लगाया। यहाँ आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये उत्तर सागर है। क्या नाम है इसका? ये है उत्तर सागर। ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है? उत्तर सागर है। यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं बाल्टिक सागर। क्या नाम है इसका? मानचित्र में जगह देख लो, बाल्टिक सागर। अभी ये सागर हमारे काम आएंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो पार्ट बन रहा है, ये वाला, इस वाले ये खाड़ी बन रही है एक, इसे कहते हैं बिस्के की खाड़ी। क्या कहते हैं? बिस्के की खाड़ी कहते हैं। मानचित्र में इन चीज़ों को एक बार लगाइएगा, बिस्के की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, वापस इसको जूम आउट करके छोटे छोटे वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा सागर किधर है, ताकि हमें फिट रहे माइंड में, और कोई नदी कहाँ गिरेगी उस पर हम फोकस बात करेंगे। ठीक है, चलो
ये देखो पूरा जूम आउट कर दिया है मैंने। चलिए ये वाला सागर जो है, इस सागर को हम कहेंगे भूमध्य सागर, इस वाले सागर को कहेंगे भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ हमने मोटे मोटे तौर पर हमें याद करना है, यहाँ जो सागर है उसका नाम है काला सागर, यहाँ जो सागर है उसका नाम है कैस्पियन सागर, इतना ही याद करो। ठीक है, यहाँ बीच में जो पतला सा सागर बनेगा उससे बोलेंगे एडियाट्रिक सागर। क्लियर हुई बात। ये वाली है बिस्के की खाड़ी, इसे क्या कहेंगे, बिस्के की खाड़ी। यहाँ उत्तरी सागर है, यहाँ क्या है, उत्तरी सागर है। ये वाला जो सागर है इसे कहेंगे बाल्टिक सागर, इसे क्या कहेंगे, बाल्टिक सागर कहेंगे। ऊपर जो है इधर ये, इसको बोलेंगे आर्कटिक महासागर, इसे क्या कहेंगे, आर्कटिक महासागर कहेंगे। और यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, इसे यहाँ कहेंगे इंग्लिश चैनल, जो यूके से मिलान करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल कहेंगे। ये हमारा अटलांटिक सागर का पूरा भाग है ही कंप्लीट। तो ये हमें इस तरीके से ये चीज़ अभी वापस आ जाएगी, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो वापस इधर घूम के आएंगे, तब चीज़ें और समझ में आ जाएगी। एक बार हमको माइंड में रखना है कि भाई ये सागर हमें याद करना है। तो यहाँ अब हमें नदियों को किस तरह से करना है, उनके देशों के अनुसार हमें पहले पढ़ना है, उनके देशों के अनुसार हमें इन नदियों को पढ़ना है कि किस देश में कौन सी नदियाँ। सबसे पहले हम कौन सा देश करते हैं, हम फ्रांस की नदियाँ देखते हैं। मैंने आज क्लिप लगाई है साथ में, ताकि हमको लिखना नहीं पड़े और टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, कम टाइम में काम हो जाए। हमें आज फ्रांस की नदियाँ सबसे शुरू करते हैं। पहले हम फ्रांस की नदियाँ, फ्रांस की नदियाँ हमें पढ़नी है, समझे बात को। फ्रांस का ऐसा एक नक्शा हमारे सामने बनेगा, इस फ्रांस की नदियाँ हमें पढ़नी है। क्लियर हुई बात। इस फ्रांस की 4 नदियाँ हमें याद रखनी है, 4 नदियाँ हमको याद रखनी है। पहले तो हम ट्रिक पर बात करेंगे। फ्रांस की हमें 4 नदियाँ पढ़नी है, ट्रिक बनाएंगे। कौन सी है ट्रिक, होगी गेरोसिल। जैसे केरोसिन हमने नाम सुना ना, केरोसिन मिट्टी का तेल, उसी पर एक ट्रिक बना देती है। हमें क्या करना है, गेरोसिल करना है याद। क्या नाम याद रखेंगे। अब यहाँ उद्गम वगैरह पर फोकस नहीं करना है, फिलहाल हमें फ्रांस की नदियों को याद करना है। और इनमें से कोई महत्वपूर्ण होती है तो उसका उद्गम और उसका निकास वगैरह जो भी जानकारी उसके बारे में आएगी उसको कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें उद्गम वगैरह पर नहीं जाना है। फिलहाल हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट से तो आप देश याद रख लो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से से, यूरोप वाले हिस्से से आप देश का नदी से मिलान करा दो और सागर का मिलान करा दो, ये भी आपके लिए एक पेचीदा मामला हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिलहाल फ्रांस की नदियों का एक ट्रिक याद करना है, नाम बनेगा गेरोसिल। क्या नाम बनेगा, गेरोसिल। गे से नदी याद करनी है, गेरोन नदी। कौन सी नदी है, गेरोन नदी। रो से नदी याद करनी है, रोन नदी। रो से जो नदी याद होगी वो होगी रोन नदी। सी से नदी होगी सीन नदी, जो ये जा रही है देखो इधर, सीन नदी। और लय से नदी बनेगी लवायर नदी। ये 4 नदियां हमें फ्रांस देश के लिए याद करनी है, यूरोप महाद्वीप में हमें याद हो जाएगी। नाम क्या हुआ, गेरोसिल, गेरोन, रोन, सील और लवायर, ये 4 नदियां हमको याद करनी। चलिए जी, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि किधर है क्या है उसके बारे में। चलो, नदी आई कौन सी, गेरोन नदी। नदी कौन सी आई शुरू में, लिखिए गेरोन नदी। ठीक है, और गेरोन नदी का उद्गम अगर आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे, पिरेनीज पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है, पिरेनीज पर्वत से निकलती है। ठीक है साहब, फ्रांस की है तो वो फ्रांस देश हो गया। और ये कहाँ गिरती है, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी, जैसे हमारे देश में खंबात की खाड़ी है, उसी तरीके से फ्रांस के तट पर बिस्के की खाड़ी है। अब आपसे पूछे कि बताओ सागर कौन सा है, महासागर कौन सा है, तो बिस्के की खाड़ी का महासागर आप बताएंगे अटलांटिक महासागर। लिखिए, नदी में लिखना शुरू करिए, अटलांटिक महासागर लिखेंगे। नदी लिखी हमने कौन सी, गेरोन नदी। और गेरोन नदी का उद्गम आपने बताया पिरेनीज देश है उसका फ्रांस, और निकास कहाँ बताएंगे, बिस्के की खाड़ी। ओम स्वाहा, ये हमारा मामला खत्म हुआ इस नदी का। इसके बाद रोन नदी, इसके बाद कौन सी नदी, रोन नदी। रोन नदी निकलेगी आल्पस पर्वत से। आल्पस पर्वत नाम सुने हैं आपने, जब हमने पर्वत पढ़े थे तो हमने आल्पस पढ़े थे, यूरोप के आल्पस पर्वत। हमें याद करनी है, रोन नदी आल्पस पर्वतों से निकलती है।
और कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो नदी का नाम लिखना हमें रोन, देखो राइन नहीं है, रोन है, ये वाली रोन, राइन मत कर देना, राइन ऐसे लिखा होता है, राइन जर्मनी में जाएगी, ध्यान रखना शब्दों का। रोन नदी है और रोन नदी का उद्गम हमें बताना है आल्प्स पर्वत, और उद्गम के लिए आप इसमें क्या लिखोगे, उद्गम के लिए आप लिखोगे स्विट्जरलैंड। क्या लिखोगे, जब रोन नदी का उद्गम लिखेंगे तो वहाँ हम करेंगे स्विट्जरलैंड करेंगे। समझ में आई। स्विट्जरलैंड से फिर आई फ्रांस में और फिर गिर गई कहाँ, भूमध्य सागर में। तो रोन नदी के बारे में आपको 2 देश याद करने पड़ेंगे, एक तो फ्रांस तो है ही मुख्य देश, जबकि उद्गम का छोटा सा भाग हमको स्विट्जरलैंड में भी मिलेगा और भूमध्य सागर में गिर जाएगी। अगली नदी होगी सीन नदी। कौन सी नदी, सीन नदी। सीन नदी के बारे में कुछ खास नहीं है, आपको याद करना है कि कहाँ गिरेगी, इंग्लिश चैनल में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, इंग्लिश चैनल में करेगी। और इसका उद्गम अगर आपसे कोई पूछे तो मध्य फ्रांस याद रखिएगा या सेंट्रल फ्रांस याद रखिएगा। सेंट्रल फ्रांस से नदी निकलती है, ये नदी सेंट्रल फ्रांस से निकलती है और कहाँ गिरती है, सेंट्रल फ्रांस से निकलती है, लांग्रेश पठार आएगा आपको उत्तरी फ्रांस की साइड में, लांग्रेश पठार याद रखेंगे। और लांग्रेश पठार से नदी निकलती है कौन सी, सीन नदी, लांग्रेश पठार। कोई ज़रूरी नहीं है आपको उद्गम याद करने का, मैंने भी नहीं कर रखे, ना ही मुझे होते हैं, सिर्फ लिख रखे हैं। लांग्रेश पठार हमें याद करना है, याद रह जाए तो ठीक है। निकास कहाँ होगा इस बात को याद करिएगा, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल हमें याद करना है। इंग्लिश चैनल कहाँ है, उत्तरी सागर की ओर याद करना है। इंग्लिश चैनल कहाँ है, फ्रांस को जो इंग्लैंड से जोड़ता है उसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। फ्रांस को इंग्लैंड से जो जोड़ता है उसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इस मानचित्र में देखें, ये वाला देखो, यहाँ आपसे यहाँ से इंग्लैंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैनल है ना, ये किससे जोड़ता है, फ्रांस को इंग्लैंड से जोड़ता है, यूके से जोड़ता है, उसे हम कहेंगे इंग्लिश चैनल। 4 नदियाँ हुई, ये हमें 4 नदियाँ याद रखनी है इस तरीके से। चलो, रोन हो गई, इसके बाद हमने सोन नदी पढ़ ली, सोन क्या, सीन नदी पढ़ ली। और फिर अब एक लवायर नदी है, इसको भी देख लो। लवायर नदी सेंट्रल मैसिव पठार है, कहाँ का है सेंट्रल मैसिव पठार, फ्रांस का है। फ्रांस का ये वाला भाग जो है सेंट्रल मैसिव बोलते हैं। यहाँ से नदी निकली और कहाँ गिरी, बिस्के की खाड़ी में। तो फ्रांस की 4 नदियों में से 2 नदियाँ तो गिरती है बिस्के की खाड़ी में, एक नदी गिरती है भूमध्य सागर में, एक नदी गिरती है इंग्लिश चैनल में। ये 4 नदियाँ हमको फ्रांस की याद रखनी है। ट्रिक इनकी बनेगी गेरोसिल। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं, फ्रांस कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखते हैं स्पेन की नदी। फ्रांस से पहले एक देश पड़ता है इसके पास में, स्पेन। स्पेन की नदी हमको पता करनी है। स्पेन की नदी का नाम होगा, स्पेन की नदी का नाम होगा एब्रो नदी। क्या नाम है, स्पेन की नदी का नाम क्या है, एब्रो नदी। स्पेन की नदी का नाम हमें याद रखना है। उद्गम क्या है, कैंटेब्रियन पर्वतमाला। और कहाँ गिरेगी साहब, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरने वाली दूसरी नदी आपने याद कर ली। पहली कौन सी थी, रोन थी, जो फ्रांस से आ रही थी, ठीक है। अब नदी कौन सी याद करनी है, एब्रो नदी। देश कौन सा है, स्पेन। स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलती है। दिखाते हैं स्पेन का कैंटेब्रियन कहाँ पर है, चलिए मानचित्र में एक बार घूम के आते हैं। यहाँ आपको दिखेगा ये वाला पार्ट क्या है, स्पेन है। यहाँ आपको कैंटेब्रियन पर्वत दिखेगा और यहाँ से एक नदी इसमें आएगी भूमध्य सागर में, उसे हम कहेंगे एब्रो नदी। किसकी है, स्पेन की नदी। बात क्लियर हुई। चलिए, स्पेन की एक ही नदी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम करेंगे जर्मनी की नदियाँ। जर्मनी की नदियाँ हमें देखनी है। जर्मनी की नदियाँ, ये हमारा जर्मनी है प्यारा, चलो ये जर्मनी बन गया, ऐसा बना हुआ है जर्मनी। इस जर्मनी की नदियों की भी एक ट्रिक याद करनी है आपको। जर्मनी की नदियों की एक ट्रिक याद करनी है। और ट्रिक क्या है, जर्मनी के एचमरा रूल ऑर्डर वेस्ट डेन्यूब। कौन सी याद रखनी है, जर्मनी के एचमरा रूल ऑर्डर। जर्मनी कोई मास्टर होता है ना, हेड मास्टर, उसके रूल और ऑर्डर होते हैं। इसी तरीके से हमें कुछ बनानी है। सारी याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण है उनको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
फिर भी हम बना लेते हैं कि इनकी कोई ट्रिक हो तो हम याद रखेंगे उसको। इस तरह देखो ये रही जर्मनी की प्रमुख नदियां हम पढ़ रहे हैं। ट्रिक क्या बनेगी, एचम रा मीनी आपको क्या करना है, जर्मनी के एचम रा, राजस्थानी भाषा में काकुर रा बोल देते हैं हम, एचम रा रूल ऑर्डर वेस्ट डेब्यू, ठीक है, ऐसा करना है। एच से नदी बनेगी हेम्स, एच से कौन सी नदी बनी, हम्स नदी बनी। सिर्फ नाम याद करना, कुछ नहीं करना, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, हमें उधर नहीं जाना है, सिर्फ समूह याद कर लें। हाँ महत्वपूर्ण नदी है उसका तो करना पड़ेगा, लेकिन जो नदियाँ समूह में हैं उन्हें हमें सिर्फ उनका देश याद कर लें, ये भी काफ़ी है हमारे लिए। तो जर्मनी की नदियों का ट्रिक क्या बना, एचम रा, एचम होता है ना स्कूल का हेडमास्टर, उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ ऑर्डर होते हैं, और वो क्या है, वो वेस्ट और डेन्यूब है, ठीक है, वेस्ट है, एक डेन्यूब को अलग से हम याद कर लेंगे। तो एचम रा रूल ऑर्डर वेस्ट, और फिर हम एक नदी याद करेंगे डेन्यूब, इसमें वेसर लिख रखा है तो वेसर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एचम रा रूल ऑर्डर वेसर डेन्यूब याद करना है। एच से हमें हेम्स नदी याद करनी है, मेन नदी हेम्स याद करनी है। रा से यहाँ रखना राइन, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है जर्मनी की, राइन नदी। फिर हमें रूर नदी याद करनी है, रूर प्रदेश हमने पढ़ा ना जर्मनी का, ठीक है, रूर नदी याद करनी है। एल से हमें एल्ब नदी याद करनी है, एक नदी याद करनी है एल से, एल्ब नदी। ओडर से ओडर नदी खुद है, पूरा नाम ही ओडर नदी है। और वेसर से वेसर ही नदी है, और डेन्यूब से डेन्यूब नाम की नदी है। ये नदियां हमें जर्मनी के लिए याद करनी है। पोज करके आप देख सकते हो अच्छे से, आराम से दोबारा वीडियो स्टार्ट कर लेना चाहो तो यहाँ पोज करके आराम से इस ट्रिक को याद करिए। जर्मनी के एचमरा रूल ऑर्डर वेसर डेन्यूब, हमें ये नदियां याद करनी है जर्मनी देश के लिए। अब इन नदियों के, पूरी नदियों के बारे में एक बात याद कर लेना, सिर्फ डेन्यूब को हमें दक्षिणी प्रवाह की नदी बताना है। सिर्फ डेन्यूब नदी है वो किधर बहती है, वो दक्षिणी साइड में बहती है। बाकी सभी नदियां किधर बहेगी, बाकी सभी नदियां उत्तर दिशा की ओर बहती है। इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ डेन्यूब नदी है वो किधर बहती है, सिर्फ डेन्यूब नदी यहाँ जो दिख रही है आपको, वो दक्षिणी प्रवाह की नदी है। बाकी सभी नदियाँ किधर बहेगी, बाकी सभी नदियाँ किधर बह रही है, उत्तर दिशा की ओर बह रही है। इस बात को याद रहेगा। और सभी के सभी किधर जाएगी आपकी, आप कहेंगे उत्तरी सागर की ओर बहती है, उत्तरी सागर की ओर बहती है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जूम आउट करते हैं। एक नदी है ओडर, ओडर नदी को हमें किधर लगाना है, ओडर नदी जो है ना ये वाली, ये जाती है बाल्टिक सागर में। ओडर नदी जाएगी बाल्टिक सागर में, और ये सभी नदियां किधर जा रही है, उत्तरी सागर में जाएगी। क्लियर। तो ओडर नदी का ध्यान रखना किधर जाती है, बाल्टिक सागर में। और बाकी ये जो नदियां हैं कौन सी, हेम्स है, मेन है, राइन है, रूर है, एल्ब है, ये सभी नदियां किधर जाती हैं, ये जाती है उत्तरी सागर की ओर। आगे चलते हैं और देखते हैं मुख्य नदी कौन सी है इनकी, राइन नदी है। तो राइन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। राइन नदी का उद्गम आपको याद रखना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, क्योंकि राइन बहुत फेमस नदी है इसलिए करना है। राइन नदी का उद्गम कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है भाई, जर्मनी की नदी है तो जर्मनी में है। ये नदी हमारी जैसे नर्मदा नदी है ना, हमारी नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, उसी तरीके से यहाँ ये राइन नदी भी क्या करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ब्लैक फॉरेस्ट और वासेज पर्वतों के बीच से बहती है। यहाँ तो हो गए ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ क्या है, वासेज है। इन दोनों के बीच से ये नदी बहती है। ये नदी कौन सी है, राइन नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है जर्मनी की। निकास कहाँ होगा, उत्तर सागर में होगा। मैंने आपको दिखा रखा है मानचित्र में उत्तर सागर। इसके मुहाने पर जो बंदरगाह बना हुआ है उस बंदरगाह का नाम है रोटरडम। क्या नाम है, रोटरडम बंदरगाह उसका नाम है। इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम क्या है, रूर नदी है। रूर, रूर प्रदेश हमने पढ़ा है ना, भारत का रूर प्रदेश हम किसे कहते हैं, छोटा नागपुर को कहते हैं। तो ये रूर नाम क्या है, एक रूर नदी के नाम से पढ़ा है। जर्मनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है रूर नदी, जो क्या है, राइन नदी की सहायक है। रूर और राइन दोनों बहनें हैं, समझ गए बात को। तो राइन नदी की एक सहायक नदी है रूर नदी। उस रूर नदी का जो बेसिन है, यहाँ पर जो राइन, और अब यहाँ से आपको देखो इस जा रही है नदी ये वाली, यहाँ आपको
इस साइड से रूर नदी आकर मिल जाएगी। इनके बीच का ये जो क्षेत्र बनेगा ना, ये कोयला क्षेत्र होगा। कोयला से समृद्ध है ये नदी। कोयला खादान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। किस प्रकार का कोयला? बिटुमिनस कोयला मिलता है। इस क्षेत्र को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। कारण क्या है? जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, तो इसी इलाके का ये कोयला, भाई जब आप भट्टियाँ जलाओगे, जब आप कल कारखाने जलाओगे, तो उसमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी ना, रसायनों को गलाने में, चलाने के लिए जो धुआं निकलता था भट्टियों में से, तो उसमें जो अग्नि लगाने के लिए किसका? कोयले का प्रयोग किया गया। कोयला काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया गया। उस कोयले को कहाँ से प्रोवाइड कराया गया? इसी रूर प्रदेश से वो कोयला प्रोवाइड करवाया गया। तो हमें याद रखना है कि ये जर्मनी का रूर प्रदेश है ना, ये औद्योगिक हृदय स्थली कहा जाता है यूरोप की। किस नदी का बेसिन है? रूर नदी का बेसिन है। रूर नदी क्या है? राइन नदी की सहायक नदी है। और ये जो राइन नदी है, ये क्या करती है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी दूरी तक ये क्या करती है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। अगर आपको पाँच मार्क्स का सवाल आ जाए तो आराम से लिख सकते हो। ये वाला मटेरियल, इसको थोड़ा लैंग्वेज में बना करके आप इसको कम से कम, मैं कहता हूँ कि 5 मार्क्स के लिए तो सेट कर सकते हो। किस वाले को? इस वाले भाग को। राइन नदी के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी। क्लियर हुई बात? तो राइन नदी के बारे में ये बातें हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? ओडर नदी। ओडर नदी के बारे में कोई खास बात नहीं करनी है। ये बाल्टिक सागर में गिरती है और ये किसकी सीमा बनाती है? ध्यान रखना, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? ओडर नदी क्या करती है? जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। ये वाला देखो, ये ओडर नदी है, यहाँ से बह रही है। इस साइड का जो देश होगा वो कौन सा है? पोलैंड। देखो लिखा हुआ है पोलैंड। और ये वाला कौन सा है? जर्मनी। तो जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ओडर नदी है। समझ में आई बात? चलो, अब जो महत्वपूर्ण नदी और हमें समझनी है उसका नाम है डेन्यूब नदी। क्या नाम है? अब जो महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम क्या है? अब जो महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम क्या है? अब जो सबसे महत्वपूर्ण नदी आ रही है उसका नाम क्या है? डेन्यूब नदी। अच्छे से याद रखिएगा, डेन्यूब नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी की सभी नदियां उत्तर की तरफ बह रही थी, लेकिन एक नदी है, नाम है उसका डेन्यूब, वो जा रही है दक्षिण की तरफ। उसका प्रवाह किधर है? इधर नीचे की तरफ उसका प्रवाह होता है। अभी मानचित्र में वापस देखेंगे, डेन्यूब नदी का प्रवाह किधर है? उत्तरी की तरफ नहीं है। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल उस तरफ नहीं है। किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। और कहाँ जा कर के गिरेगी? काला सागर में गिरेगी। तो डेन्यूब रिवर का निकास कहाँ होगा? काला सागर में गिरेगा। ठीक है। उद्गम कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट से ये भी निकलेगी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूँ थे ना, यहाँ से तो निकल रही थी आपकी राइन, और इसी इलाके के पास से निकलती है डेन्यूब। ये तो जाती है ऐसे और ये जाती है इस तरफ। ठीक है। तो राइन और डेन्यूब दोनों का उद्गम एक ही है, लेकिन दिशाएं दोनों की कैसी है? भिन्न भिन्न है। सत्य असत्य वाले कथन बनकर भी आ सकता है। राइन और डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये गलत कथन हो जाएगा। सत्य असत्य वाले कथन बनते हैं ना, उसी प्रकार से सवाल बन सकता है। तो हमें याद करना है, एक तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ गिरेगी? काला सागर में जाकर के गिर जाएगी। इसी नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें याद रखनी है। नाम क्या है? इस नदी के, डेन्यूब नदी के किनारे 5 देशों की राजधानियां बसती है। दक्षिण की ओर प्रवाह होने पर 5 देशों की राजधानियां इसके किनारे पड़ती है। किस नदी के? डेन्यूब नदी के किनारे पड़ती है। और 5 देश याद रखने और 5 राजधानियां हमको याद रखनी है। उसकी भी हमने ट्रिक बनाई है, एक नई नवेली ट्रिक है, वी बाबू बेबू हमको याद करना है। भाई बाबू बेबू आप याद कर लोगे ना, बाबू और बेबू। ठीक है। और वी हमको ऐसे ही लगा देना है, वी बाबू बेबू याद करना है। वी से तो हमें याद करना है वियना। वी से क्या याद करना है? वियना करना है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की है। देखो हमारे सिलेबस में देशों की राजधानियां नहीं है, लेकिन भाई साहब ये डेन्यूब नदी हमसे याद करवाएगी। डेन्यूब नदी क्या कराएगी? हमसे इन देशों को भी याद करवाएगी, इन देशों की राजधानियों को भी याद कराएगी। उबड़ खाबड़ नहीं करना है ना, जो रिलेटेड हो रहे हैं उन्हीं को करना है। अब आपसे कोई पूछ ले, बताओ आप किसी और देश की पापुआ न्यू गिनी की राजधानी आपसे पूछ ले, कोई मतलब नहीं है आपको याद करने की।
किंतु यहाँ डेन्यूब नदी के किनारे पर बसे हुए शहर, भाई अब नदी पढ़ रहे हैं तो उसके किनारे के, जब नदी को याद कर रहे हैं, नदी सिलेबस में है, तो वो नदी किन 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 शहरों से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, एटलीस्ट वो तो हमें याद होने चाहिए। इसीलिए हमको यहाँ पर इसके किनारे बसे 5 शहरों को याद करना, और 5 शहर क्या है, अपने अपने देश की राजधानियाँ हैं, इसलिए हमें याद करना है। वियना से बनेगा कौन सा, ऑस्ट्रिया देश। तो पहली कौन सी राजधानी, पहला कौन सा देश हमको, और ये ध्यान रखना ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर इसका क्रम भी है। मैं कोई ट्रिक बनाता हूँ तो उस ट्रिक का एक लॉजिक रखता हूँ साथ में, ऐसे ही हवा में ट्रिक नहीं बनता था। वी बाबू ट्रिक आपको क्या करेगी, एक तो नाम याद करा देगी 5 के 5, और क्या कर रही है, आपको दिशा भी बता रही है कि पश्चिमी तरफ कौन सा है और पूर्व की तरफ कौन सा है। ये ट्रिक कौन सी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ले जा रही है हमको। तो पश्चिम में कौन सा है, वियना, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। फिर आया बा, इससे बनेगा ब्रातिस्लावा, कौन सा शहर है, ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा क्या है, स्लोवाकिया देश है, स्लोवाकिया, उसकी राजधानी है, मैप में जाकर खोजिएगा, यूरोप महाद्वीप में। फिर आया बू, बाबू, ब्रातिस्लावा हो गया, इस बू से होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। उसके बाद में आएगा बे, यानी कि बेलग्रेड। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, सर्बिया की राजधानी है। और बुखारेस्ट लास्ट में आएगा, ये आपका किसकी राजधानी है, रोमानिया की राजधानी है। ये आपके रोमानिया की राजधानी है, कौन, बुखारेस्ट। चलिए, ये हमने 5 शहर याद करे जो डेन्यूब नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, डेन्यूब नदी के किनारे बसे हैं। चलो, ये हमारा जर्मनी की नदियाँ कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके की नदियाँ। यूके की आपको एक सबसे महत्वपूर्ण नदी ऐसे ही याद होगी, थेम्स नदी। थेम्स नदी तो आपको याद है, ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लें कि कौन सी नदियाँ यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, तब क्या करोगे, तो इसी थेम्स नदी के इंग्लिश नाम से हमें बाकी नदियाँ भी याद हो जाएगी। थोड़ा दिमाग लगा लें कि भाई हमको यूके की नदियाँ याद करनी है, आपको अकेली थेम्स याद है ना, उस थेम्स की स्पेलिंग लिखो और आपको उसी स्पेलिंग से हम बाकी सभी नदियाँ निकाल लो, ठीक है। चलो कैसे निकलती है अभी देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ना। चलो, THEMS, THEMS, थेम्स नदी का नाम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इस टी से हमको नदी निकालनी है, एक तो थेम्स खुद हो जाएगी, दूसरी कौन सी नदी है, टी से ही कौन सी नदी है, टाइन नदी याद करना, सिर्फ नाम याद करना है, कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है हमें कोई मतलब नहीं है। टेम्स, टाइन। एच से नदी याद करनी है, हबर नदी, सिर्फ हमको देश याद करना है, हबर नदी। मैं मतलब एम से होगी मर्शी नदी, एम से मर्शी नदी। और एस से हमें याद करनी है सेबर्न नदी। कौन सी नदी करनी है, सेबर्न नदी हमें एस से याद करनी है। ये हमारी हुई यूरोप की नदियाँ, टेम्स, टाइन, हबर, मर्शी, सेबर्न। सेबर्न के बारे में विशेष चीज़ याद रखिएगा, ये यूके की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ ले यूनाइटेड किंगडम, यूके ही देश है, इंग्लैंड एक राज्य है, इंग्लैंड एक देश नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूके देश है, सही देश का नाम क्या है, जैसे भारत है ना, तो भारत के समकक्ष अगर किसी देश का नाम दिया जाए तो वो यूके होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सेबर्न नदी है ना, ये यूके की सबसे लंबी नदी है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, वो है टेम्स नदी है। कौन सी नदी है, टेम्स नदी है। इसका उद्गम कहाँ होगा, थेम्स हेड है इंग्लैंड में, इंग्लैंड राज्य में एक जगह है थेम्स हेड, वहाँ से निकलती है। और इसका निकास कहाँ होगा, याद रखिएगा, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में गिरने वाली नदियाँ आपको याद करनी है। वापस जब रिवाइज करो तो एक कलेक्शन बना लेना, उत्तरी सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, इस बात का एक कलेक्शन बना लीजिएगा। क्लियर। चलो, किनारे शहर कौन सा है, लंदन। ये बच्चों वाला सवाल बचपन से पढ़ते आए हैं, अभी हमको याद रखना है, इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है, लंदन शहर बसता है। ये मानचित्र है, इस तरीके से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, इटली की नदियाँ हमको याद करनी। इटली की नदियाँ, इटली कहाँ है, इटली इस तरह से बना हुआ एक देश, इटली इस तरीके से एक बना हुआ देश है। इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत है और बीचों बीच कौन सा पर्वत है,
बीचों बीच एपीनाइन पर्वत हमको याद रखना है। बीचों बीच कौन सा पर्वत है? एपीनाइन पर्वत हमें याद रखना है। तो इटली की नदियों में हमें 2 नदियाँ याद करनी है। एक तो पो नदी आपको याद करनी है। कौन सी नदी है? पो नदी। इटली की कौन सी नदी है? पो नदी आपको इटली की याद रखनी है। पो नदी याद करेंगे। पो नदी का उद्गम कहाँ है? आल्पस पर्वत। ये हमारा आल्पस पर्वत है। इस आल्पस पर्वत से पो नदी निकलती है और कहाँ गिरती है? एडियाट्रिक सागर में गिरती है। जो भी मैंने आपको पहले क्लास शुरू की जब एडियाट्रिक सागर दिखाया था हमने, ठीक है, इटली के इस साइड में आपको एक मैंने सागर दिखाया, एडियाट्रिक सागर, उसमें गिरती है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगर कहें कि इटली की गंगा किसे कहा जाएगा तो पो नदी को इटली की गंगा, पवित्र नदी है, वहाँ के लोग इसे पवित्र मानते हैं। और इस नदी का जो मैदान है वो लोम्बार्डी का मैदान है। हमने मैदानों के वक्त भी पढ़ा था, जब हमने यूरोप के मैदान कंप्लीट किए थे वहाँ पढ़ा था। तो लोम्बार्डी का मैदान किस नदी का है? पो नदी का मैदान। पो नदी के द्वारा जो मैदान बनता है उसे हम लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। एक और छोटी सी नदी करनी है, नाम है उसका टाइबर नदी। क्या नाम है? टाइबर नदी। टाइबर नदी का उद्गम कहाँ है? एपीनाइन पर्वत। इटली का जो मानचित्र है ना उसमें इस तरीके, इटली का देखो ऐसा मानचित्र बनता है इटली का, इसके यूं एक यहाँ एपीनाइन पर्वतमाला रहती है, ठीक है, इससे एक नदी निकलती है, उसका नाम है टाइबर नदी। कहाँ गिरती है? यहाँ पर टिरेनियन सी है। क्या नाम है? टिरेनियन सी है। छोटा सा सागर है। बड़े सागर का एक छोटा भाग होता है ना, वो इसको छोटा सागर बना देते हैं। ये टिरेनियन सी किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का है। तो वैसे आपको ऑप्शन में भूमध्य सागर भी आ सकता है। तो एक और नदी जुड़ी, कौन सी? टाइबर नदी, जो भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर के कौन से हिस्से में? हम कहेंगे टिरेनियन सी वाले हिस्से में ये नदी गिरी। टिरेनियन सी वाले हिस्से में ये नदी गिरी, इस बात को हम याद रखेंगे। क्लियर हुई चीज़? चलो, ये हमारा टिरेनियन सी में हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं, पोलैंड की नदी याद करते हैं। पोलैंड की नदी याद करते हैं। पोलैंड की नदी हमें याद करनी है विस्चुला नदी। सिर्फ एक नदी याद करनी है पोलैंड की। कौन सी नदी है? विस्चुला नदी। कहाँ गिरेगी साहब? बाल्टिक सागर में गिरेगी। पोलैंड की नदी कौन सी है? विस्चुला नदी। कहाँ गिरेगी? बाल्टिक सागर में गिरेगी। नदी महत्वपूर्ण नहीं है भाई साहब, पोलैंड की जो राजधानी है वारसा शहर है, वो इसके किनारे बसा है, इसलिए हमें ये परेशान कर सकती है। नदी में कोई दम नहीं है, लेकिन उस देश की राजधानी उसके किनारे बसी हुई है, तो याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा सम्मान इज्जत तो देनी पड़ेगी। पोलैंड की नदी हमें विस्चुला नदी याद करनी है, वारसा इसके किनारे बसा हुआ है। अब हम आते हैं अंतिम दौर की ओर। रूस की नदियां हमें पढ़नी है। रूस की सभी नदियां हम पढ़ते हैं। रूस की नदियां हम पढ़ेंगे। रूस की नदियों में अगर देखें तो एक इनको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, ये रसिया है, इसकी नदियां देखते हैं। रूस बहुत बड़ा है। रूस ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये हमारा रूस। रूस की नदियां हमें याद करनी है। तो रूस की ऐसे तो खूब सारी नदियां हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रूस की नदियों को हम एक ट्रिक में समेट लें। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है रूस की नदियों के लिए, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगी। यहाँ से हमें, आपने वोल्वो बस सुनी होगी, वोल्वो बस आती है ना, उसी को याद करना है और उसको रूस से संबंध करवाना है। रूस की, अब वोल्वो को क्या करना है? योल्वो बोल देना है। रूस की वोल्वो अपनी डॉन, रूस की वोल्वो क्या है? अपनी डॉन है। रूस की वोल्वो अपनी डॉन है। और एक यूराल को और याद कर लेना है। रूस की वोल्वो अपनी डॉन है। क्या करेंगे? ट्रिक कैसे बनाएंगे? रूस की वोल्वो अपनी डॉन, वोल्वो बस आती है ना, उसको रूस से बनाओ, ठीक है, उसको रूस में बना दो। वोल्वो, रूस की वोल्वो अपनी जगह वो क्या है? डॉन है। इस तरीके से हमें रूस की नदियों का एक ट्रिक बना। पहला जो है ना वोल्वो लिखा हुआ है, इसमें पहले वी को बना दो वाई और इससे नदी निकालो, येनेसी नदी। कौन सी नदी बनाएंगे हम इस नाम से? येनेसी नदी। ओ से बनेगी ओब नदी। क्या बोलेंगे? ओब नदी बनेगी। एल से नदी याद करनी है लीना नदी। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखनी है हमको, सिर्फ नाम याद करना है। रूस की नदियाँ हैं। येनेसी नदी रूस की है, ओब नदी रूस की है, लीना नदी रूस की है, वोल्गा नदी महत्वपूर्ण, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, फिलहाल नाम याद रखो वोल्गा नदी, ठीक है। तो ये इस वी ओ का पूरा वोल्गा है। अपनी से ए पै नी से तीनों से नदियाँ निकलेगी। ऐसे नदी बनानी है अमूर नदी।
ऐसे हमें एक नदी बनानी है जिसका नाम करना है अमूर नदी। पै से नदी नहीं होगी, जिसका नाम होगा पचेरा नदी। क्या होगा? पचेरा नदी, पेचेरा नदी लिख लो, पेचेरा नदी। नी से बनेगी निस्तर नदी। एपनी, वोल्वो अपनी डॉन है, रूस की वोल्वो अपनी डॉन है, तो वोल्वो से याद हुई, अपनी से हमने अमूर, पिचेरा और निस्तर नदी याद करी। डॉन से डॉन नदी अकेली है, डॉन अकेले ही होते हैं, और यूराल, यूराल नदी से हुआ। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो मैंने नदियाँ लिखाई है, ठीक है, इन नदियों में 3 नदियाँ ऐसी है जो आर्कटिक महासागर में गिरेगी, उत्तर की ओर गिरेगी, जो ऊपर की ओर महासागर बनता है मानचित्र में। तो LPY इन्हीं नदियों में से LPY नदियाँ लीना, पचेरी और येनेसी। लीना, पचेरी और येनेसी, लीना, पचेरा और येनेसी, ये तीनों नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरेगी। याद रहे तो कोई बात नहीं, वरना मत करना। मैंने तो, मेरे पास है, मुझे याद है तो मैंने लिखाया। लीना, पचेरा और येनेसी, LPY, ये तीनों नदियाँ कहाँ गिरेगी साहब? ये आर्कटिक महासागर में गिरेगी, जो ध्रुवीय महासागर है, रूस से भी उत्तर की दिशा में है, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ ये नदियाँ गिरेगी। क्या बर्फ़ जम जाती है तो इनके गिरने जितनी नौबत नहीं आती, पर उस तरफ इनका बहाव ऐसा माना जाता है। ये हमने रूस की नदियाँ पढ़ी। अब देखो मानचित्र में देखें तो अब यहाँ देखो, रूस में थोड़ा चीज़ों को समझना है हमको, है ना। रूस के साथ में आपको 2 सागर याद रखने हैं। एक तो रूस के दक्षिण की तरफ हमें करना है कैस्पियन सागर, और इधर हमको ऊपर की तरफ एक काला सागर लगाना है। तो रूस के ऊपर की तरफ तो हमें करना है काला सागर, और दक्षिण वाली साइड करना है कैस्पियन सागर, और उधर उस वाली साइड में हमको आर्कटिक महासागर रखना है। तो फिलहाल हमको क्या करना है, 2 सागर याद करना है। ऊपर तो क्या होगा, काला सागर, और नीचे की तरफ क्या करना है, कैस्पियन सागर हम याद करेंगे। और बीच में ये वाला जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये काकेशस पर्वत है, ये कैस्पियन सागर है, और ये काला सागर। अब इसमें नदियाँ गिरेगी, बात समझ में आई? इनमें क्या गिरेगी, नदियाँ गिरेगी। कैस्पियन सागर में रूस की 2 नदियाँ आकर के गिरती है, नाम क्या है, वोल्गा नदी और यूराल नदी। कैस्पियन अभी लिखाऊंगा चीज़ों को, अभी फ़िलहाल याद रखो, चीज़ें देख रहे हैं। और एक डॉन नदी जो है वो रूस से बहती हुई कहाँ जाएगी, काला सागर में चली जाएगी। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि भाई कैसे बनी हुई। मुख्य नदी कौन सी है, वोल्गा। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। उद्गम कहाँ से होता है साहब इसका, वल्दाई पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है, वल्दाई पहाड़ियाँ रूस से होता है। गिरती कहाँ है, कैस्पियन सागर में गिरती है, बस काफ़ी है। एक डोन नदी है, DON, जो असली वाले डोन होते हैं ना, बंदूक वाले, वो डोन है। ये कहाँ से निकलती है, तुवा पठार से निकलती है, तुला पठार से निकलती है, बीच वाले रूस से, मध्य रूस के तुला पठार से निकलती है। इसका देखो उद्गम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको यूरोप की नदियों के उद्गम पर आप फोकस कम रखिएगा, याद रहे तो अच्छी बात है। डोन नदी का उद्गम तुला पठार से कहाँ गिरेगी, काला सागर में गिरेगी। और काला सागर में भी, काला सागर का भी एक हिस्सा जो है ना, छोटा सा हिस्सा, उसका नाम है अजोव सागर। मुख्य रूप से तो काला सागर ही है, लेकिन छोटा सा हिस्सा अजोव सागर, जैसे हमारे हिंद महासागर में अरब सागर बना हुआ है, उसी तरीके से काला सागर में क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है अजोव सागर। तो या तो ऑप्शन में अजोव सागर आ सकता है और या तो काला सागर आ सकता है। तो काला सागर तो मुख्य रूप से याद रखना है। डोन नदी कहाँ गिरेगी, काला सागर में गिरेगी। वोल्गा नदी कहाँ गिरेगी, हम बताएंगे कि ये कैस्पियन सागर में गिरेगी। बात समझ में आई, वोल्गा गिरेगी कैस्पियन में, और डोन कहाँ गिरेगी, ये काला सागर में गिरेगी। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, अब वोल्गा और डोन नदी की आजकल इनको आपस में जोड़ दिया गया है। वोल्गा नदी से क्या कर दिया, डोन नदी की ओर जाने की एक नहर बना दी, और नहर का नाम रखा है वोल्गा डोन नहर। क्यों बना दिया है, क्योंकि क्या है, वोल्गा नदी से सामान को नहर के माध्यम से कहाँ ले जाया जाएगा, डोन नदी में ले जाया जाएगा। डोन नदी से काला सागर, और काला सागर से फिर किधर, पूरे यूरोप के देशों में सप्लाई करने के लिए ऐसा ज़रूरी किया गया। बात को समझो। देखो ये कैस्पियन सागर है, यहाँ मान लो इस नदी से यहाँ आकर के यूँ घूम के जाया जाए, ठीक है, तो फिर आपको सड़क मार्ग बनाना पड़ेगा ना, दूसरा मार्ग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से मान लो इस नदी से इन दोनों नदियों को यहाँ जोड़ दिया जाए,
तो इस नदी के सामान को इसमें ले जाके काला सागर में जाकर, काला सागर क्या है, यूरोप महाद्वीप से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन कैस्पियन सागर जो है वो स्थल अवरुद्ध है। कैस्पियन सागर किसी महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। काला सागर आपका क्या है, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर की तरफ चला जाएगा पानी से, लेकिन कैस्पियन सागर पेक है। कैस्पियन सागर के चारों ओर क्या है, भूमि है। ये स्थल आबद्ध सागर है, कौन सा, कैस्पियन सागर, जबकि काला सागर नहीं है। काला सागर से नहर जब कोई जहाज रवाना होगा तो वो भूमध्य सागर पूरा स्पेन तक जा सकता है, वो अफ्रीका महाद्वीप में भी जा सकता है। तो ये इसलिए क्या किया, आपके डोन नदी और यूराल नदी को, डोन नदी और वोल्गा नदी पर क्या बना दी, एक नहर बना दी, वोल्गा डोन नहर नाम याद रखना है। एक डोन नदी और याद रखना, वो DON नहीं है, वो है DAWN, जो सवेरा होता है ना, सवेरा वाली स्पेलिंग जो है वो डॉन है, डॉन, ठीक है। ये नदी कहाँ की है, आयरलैंड की। तो DAWN, इंग्लिश वाले वर्जन पर ध्यान देना, कभी भी जब एग्जाम में डोन नदी के बारे में पूछे तो जल्दबाजी में मत करना, इंग्लिश वाले वर्जन पर जाकर देखना। अगर ये लंबा वाला DAWN लिखा हुआ है तो नदी कहाँ मिलेगी आपको, वो आयरलैंड की नदी है साहब, और DON लिखा हुआ है तो हमें अपनी रूस वाली नदी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, एक साथ ही देख लेते हैं। काला सागर में गिरने वाली नदियां हमको याद करनी है। काला सागर में कौन कौन सी नदियां याद करनी है, ट्रिक बनाएंगे, DDNN BK याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं। डोन आपको याद है, डेन्यूब पहले से पढ़ के आए हम, नीपर, नेस्तर, बग और कूबन, ये हमको और याद करनी है। डोन हमको पहले से याद है, डेन्यूब भी हम पहले पढ़े, वहाँ जर्मनी के टाइम पढ़ी। हमें 2-3 और नदियाँ याद करनी है, तो क्या बन जाएगी ट्रिक, ट्रिक क्या बन जाएगी, DDNN BK के नाम से हमको ये याद रखना है। कहाँ की नदियाँ हैं, ये काला सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, DDNN BK। डी से बन जाएगा डोन, डी से बन जाएगा डेन्यूब, नी से बन जाएगा नीपर, फिर एन से बन जाएगा नेस्तर, DDNN BK, बी से बन जाएगा बग और के से बन जाएगा कूबन। ये नदियाँ आप याद करो, इनको लिख लो, आप पोज करके लिख लो। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो को या तो धीरे कर लो या फिर पोज कर लिया करो, ये लिख लो। इससे क्या है कि टाइम भी बचेगा और आपको सीधा सीधा लिखा लिखाया मिल जाएगा, मुझे पेन से सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। DDNN BK, डेन्यूब, डॉन, डेन्यूब, नीपर, नेस्तर, बग और कूबन, DDNN BK से इन नदियों को याद कर लो और ये मानचित्र दिखाया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ, कैस्पियन सागर में गिरने वाली 2 ही नदियाँ याद करनी है, एक का नाम है वोल्गा, एक का नाम है यूराल। एक तो गिरती है कौन सी, इधर से तो गिरती है वोल्गा, इधर से आएगी यूराल। 2 नदियाँ आपको कैस्पियन सागर की याद रखनी है। फिर हमको करनी है भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक क्या बन जाएगी, ART, आर्ट, आर्ट मतलब कला। तो भूमध्य सागर की आर्ट हमको याद करनी है, भूमध्य सागर की कला, भूमध्य सागर की आर्ट। ए से बन जाएगी एब्रो नदी, ठीक है, ए से बन जाएगी एब्रो नदी, आर से बन जाएगी रोन नदी, और इससे बन जाएगी, टी से बन जाएगी टाइबर नदी। तीनों के अलग अलग देश है। एब्रो का देश कौन सा है, स्पेन है। रोन किसका है, जर्मनी का है, क्या नाम, फ्रांस का है। और ये कौन सी है, टाइबर किसकी है, इटली की नदी है। टाइबर नदी किसकी है, इटली की नदी है। तो ये नदियां हमको याद करनी। अब एक बाल्टिक सागर बच गया, उससे आप अपने नोट्स बनने के बाद 2 या 3 नदियाँ, मुश्किल से 2 नदियाँ होगी जो बाल्टिक सागर में गिरती है, उन्हें याद करिएगा। और जो जर्मनी वाली नदियाँ थी उनसे हम क्या करेंगे, उनको उत्तर सागर की नदियों में वहाँ उनका एक समूह बना लेना है। आपको थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा मेहनत, इसमें मेरी स्लाइड शायद नहीं लगी है, नहीं है लगी हुई स्लाइड। और जो इंग्लिश चैनल है वहाँ भी एक नदी होगी, और बिस्के की खाड़ी में भी आपको 2 नदियाँ आपने देखी शुरू में, उनको वहाँ एक संग्रह बना लीजिएगा। कोई ट्रिक या तुक्का कोड आपसे बनता हो तो बना लो, वरना ऐसे ही याद करनी है। यूरोप की नदियों को हमें इस तरीके से याद करना है, लंबी लंबी लाइनें इनकी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इनके कहाँ गिरती है और किस देश से संबंधित है, हल्का सा याद करना है। मुश्किल से 5 या 6 नदियाँ हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे डॉन हो गई, वोल्गा हो गई, ठीक है, डॉन हो गई, वोल्गा हो गई, राइन नदी हमने पढ़ी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा, पो नदी को हमने देखा। ऐसी कुछ नदियाँ होगी 5 या 6 जिन्हें ही हमें डिटेल से पढ़ना है। बाकी जैसे टाइबर है,
ये ब्रो इनका तो सिर्फ नाम याद करना है, कहाँ गिरती है, ख़त्म कहानी। मिलान करने वाले सवाल आएंगे अधिकतर यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी नदियाँ इसमें कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम इसी महाद्वीप की झीलों को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी इस क्लास में नदियाँ ही हो पाई, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी को। ऑल द बेस्ट।